श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। मनीष, लेकिन ये कई बार ये डिस्कस हो चुका है और वो भी एक्सपर्ट्स कई बार कह चुके हैं कि आरआईसी अगर वजूद में आए तो अमेरिका की लगाम बहुत हद तक टाइट हो जाए, लेकिन आरआईसी वजूद में आने के पहले आरआईपी हो जाता है उसका। नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा और मैं ये मानता भी हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि आरआईसी किसी भी दिन अगर आपको चीन और अमेरिका में तो ये बताइए यहाँ क्या क्या मीटिंग्स होने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम भारत मंडपम से होकर गुजर रहे हैं और राष्ट्रपति पुतिन के 2 दिन के कार्यक्रम में से एक कार्यक्रम ये जगह भी है, वो भारत मंडपम जहां पर कि भारत ने G20 सम्मेलन किया था पिछले साल और उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जब G20 हुआ था और तब 2023 में प्रेसिडेंट पुतिन को भी आना था, लेकिन चूंकि रूस यूक्रेन का युद्ध उस वक्त चरम पर था, प्रेसिडेंट पुतिन नहीं आए थे, उन्होंने अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को यहाँ पर भेजा था और इसीलिए यहाँ पर पुतिन की एंट्री होगी एक दूसरे कार्यक्रम में, जब भारत और रूस के जो बिजनेस फोरम है उनकी एक मीटिंग होगी और उसमें यहाँ पर संबोधन करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन आने वाले हैं। बिजनेस फोरम की बात करी है तो मैं एक बार फिर से दिनेश उसी सवाल पर आ रही हूँ। अमेरिका जहां जहां कोई बेहतरीन डील होते हुए बदलती प्रोग्रेस को उस पावर के लिहाज से देखता है, आज जब यहाँ पर डेलीगेशंस बैठेंगे तो जरा देखिए ये भारत मंडपम किस तरफ है ये बताता हुआ ये जो साइनेज लगा हुआ है, ये मेरे ख्याल से हमारे सिर से पर्याप्त ऊपर है, तो हमको झुकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये वो जगह है जहां रशिया और इंडिया के जो बिजनेस डेलीगेट्स हैं वो मिलेंगे और प्रेसिडेंट पुतिन भी यहां पहुंच सकते हैं। इस समय G20 की बात रही हो या आज का दौर जब प्रेसिडेंट पुतिन के यहां पहुंचने की बात है, भारत मंडपम पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान बन चुका है। और सर, इस टैरिफ वॉर के बीच जहां तेल खरीद को लेकर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बॉम्ब फेंकते हैं, क्या वाकई उसका कोई सॉल्यूशन या कोई मैकेनिज्म इसी भारत मंडपम के जरिए निकलता हुआ देखेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये भारत मंडपम की बिल्डिंग अपने आप में बड़ी आलीशान है, लेकिन इसमें जो मुद्दे जो डिस्कस होंगे वो इससे भी बड़े अहम होंगे। थोड़ा देर रुक कर जरा इसको निहारते हैं और आपकी बातें सुनते हैं। और साथ में एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, इसमें जो मुद्दे हैं उसको आपको एक जो आपने ग्रीन लाइन खींच रखी है उसके बियॉन्ड देखना पड़ेगा। जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, जो आपके एनर्जी के रिक्वायरमेंट है, उससे हम आगे चल के बात करेंगे। इस बार हमारी बात होगी स्पेस टेक्नोलॉजी पे, इस बार हमारी बात होगी साइबर को कैसे हमने अपने कंट्रोल में रखना है, साइबर थ्रेट एक जो इमिनेंट हो, और जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर की हम बात करते हैं उस पर बात होगी, क्योंकि तमाम ऐसे डिफेंस नीड है जो हमें नेक्स्ट जनरेशन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करेंगे। इसी डिफेंस नीड को देखते हुए, रक्षा सौदों को देखते हुए क्या महत्वपूर्ण निकल कर आएगा दिनेश इस दौरे से? जनरल दत्ता, इसके बारे में जरूर बात हो रही है कि एक तरफ काटसा जैसे चैलेंजेस हैं अपने एडवर्सरीज पर जो अमेरिका लगा देता है अगर वो किसी दुश्मन देश के उसके दुश्मन देश के साथ डील करता है किसी तरह की। भारत चाहता है कि वो S-400 की नई बैटरीज ले, वो ये भी चाह रहा है कि क्या Su-57 को लेकर भी, जिसमें कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी रशिया कर रहा है, क्या उस पर आगे बढ़ना चाहिए। AK के नए तरह की सीरीज को लेकर बात हो रही है, तो क्या क्या इस बार नया ऐसा और जो आपको लगता है कि जिसको अमली जामा पहना दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, भारत का जो डिफेंस सेक्टर है और भारत के अंदर जो हमारी जो मिलिट्रीज़ हैं, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हों, उसके अंदर बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो है रशियन या सोवियत मेड इक्विपमेंट का है और वो लगातार चलता रहेगा, उसको हम एकदम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं मोटे बातचीत करूं, चाहे हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर हो, हमारे T-72 टैंक हो, T-90 टैंक्स हों, उसके बाद S-400 जो हमने पीछे लिया, जिसके ऊपर अमेरिका हमें बोल रहा था मत करिए डील को, हमने उस समय 4 बैटरीज का जो डिमांड किया था, उनमें से 3 आ गई थी 5 में से, और 2 अभी आनी हैं, और उसके अलावा 4 और बैटरीज हम मांग रहे हैं अभी रशिया से अपना पूरा जो एयर स्पेस को कवर करने के लिए। तो जो मोटे मुद्दे रहेंगे इसमें, चाहे वो न्यूक्लियर फील्ड हो, कुंद्राकुलम के अंदर जो नए रिएक्टर्स लगने हैं, हमारे S-400 हैं, S-500 का जॉइंट प्रोडक्शन की बात हो, ब्रह्मोस ऑलरेडी हम
जो एक बहुत वर्ल्ड क्लास एक क्रूज मिसाइल ऑलरेडी भारत के अंदर बन रही है। लेकिन सर जिस नेवी के बारे में बात की जाती रही कि जो सेल्फ रिलायंस की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की, सबसे आत्मनिर्भरता भारत की नेवी में ही रही है। नेवी रशिया की तरफ कैसे देख रही हो? मैं वही कह रहा था दिनेश जी के एक फोरम है रशिया के साथ, एक्चुअली हमारी डीलिंग्स होती रहती हैं। IRIGC MTC करके आपने सुना होगा, इंडो रशियन इंटर गवर्नमेंट कोऑपरेशन मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए, तो कॉम्प्लेक्स के लिए। तो उसमें क्या है कि हमारा हर एक साल जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं और जो भी डिफेंस कोऑपरेशन है या डिफेंस के इक्विपमेंट है उसकी बातें होती रहती हैं। तो ये तो हमारी एक रेगुलर रूटीन डिस्कशन होती रहती है। लेकिन ये जो लेवल की अब हम बात कर रहे हैं, जो अब ये मीटिंग हो रही है, डेफिनेटली ये उससे बढ़कर है। एक चीज़ मैं यहाँ और कहना चाहूँगा कि जनरली रशियन हमें इक्विपमेंट सप्लाई करते रहे हैं, अब बात हो रही है जॉइंट प्रोडक्शन की, जैसे कि ब्रह्मोस। तो वो एक चेंज है जो रशियन थॉट में चेंज है, उनकी फिलॉसफी की चेंज है, कि वो थोड़ा उसमें थोड़ा संकोच कर रहे थे। अब हमारा ये इशारा है कि आप यहीं पे जॉइंट प्रोडक्शन करिए, जैसे आपने 203 की बात करी, AK-203 या सुखोइस। तो ये एक मेजर शिफ्ट है थॉट में। आई थिंक उसी पे ज़्यादा चर्चा होने की आज संभावना क्योंकि है। आपने रक्षा सौदे की बात की तो एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आ रहे हैं मनीष, आपके पास आ रहा हूँ। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जो हमारी स्टैंडर्ड डिफेंस डील है S-400, वहां पे बात नहीं रुकेगी। अब ये बात जाएगी S-500 और Su-57 पे। और Su-57 के कितने स्क्वाड्रन आपको चाहिए? तो मेरा मानना है, जब हम थिएटराइजेशन की बात करते हैं तो 5 से 6 स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट है। इतनी बड़ी संख्या में अगर 100 से ज़्यादा आपको Su-57 चाहिए तो उसका क्या टाइम फ्रेम होगा, किस टाइम फ्रेम में डिलीवर होंगे, क्या कॉस्टिंग होगी, क्या किस तरीके से उसका सप्लाई चेंज एंड मेंटेनेंस होगा। और साथ में हिंदुस्तान का जो डिफेंस इक्विपमेंट बहुत सारे रिपेयर एंड रिक्वायरमेंट है, उसकी सप्लाई कैसे होगी, इन सारे मुद्दों पे बात होगी। शारदेंदु जैसे कि सर, एक तरीके जब आप से ये बात कर assurance रहे हैं, मिले। मैंने सुरभि से बात कही थी आबो हवा की, उन्होंने कहा इस पे बाद में बात कर लेंगे। दिल्ली की आबो हवा हमेशा बाद में बात क्यों होती है, उस पे मेरे ये समझ में नहीं आता। ये इट इज लाइक यू नो जहान है। जान है जान। आप देखिए पुराना किला के करीब से, स्पाइट ऑफ 4 साल होने वाले हैं जंग के, रशिया यूक्रेन के, वहाँ के एक कोई अभी भी यहाँ से बेहतर है। जनरल दत्ता, वैसे भी राष्ट्राध्यक्षों की सिक्योरिटी को लेकर तमाम तामझाम होता है। प्रेसिडेंट पुतिन तो और भी ज़्यादा इसका ध्यान रखते हैं और उनकी वल्नरेबिलिटी को देखते हुए भी ज़रा इसका मामला ज़्यादा टाइट होता है। आप क्योंकि ये जानते हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और प्रोटोकॉल, उस दौरान क्या कैसा रहने वाला है? ये जो कहते हैं कि ये मेटाफोरिक होता है, ये परिंदा पर नहीं मार सकता, वैसा होने वाला है बाकी? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अगर आप पुतिन साहब की बात करें, आज के दिन में जो माहौल है इंटरनेशनली, पुतिन साहब एक बहुत बड़ा टारगेट है उनके दुश्मनों के लिए। वो बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं दुनिया के अंदर जो चाहेंगी कि पुतिन साहब को किस तरह से निपटा दिया जाए। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि जो हमने G20 के समय सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रखा था, जबकि दुनिया के बहुत सारे टॉप लीडर यहाँ पे आए थे, वही प्रोटोकॉल अभी भी फॉलो किया जाएगा। उसके अलावा जो पुतिन की अपनी पर्सनल सिक्योरिटी होती है, उनके अपने जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी जो उनका ब्यूरो है, उसके अंदर जो 100 के करीब उनके जो पर्सनल होते हैं, वो तकरीबन 1 महीना पहले से आके इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं कि पुतिन साहब कहाँ पे रहेंगे, कौन कौन सी जगह पे मीटिंग्स होंगी, और पूरा जो सेटअप है भारत के सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ में तालमेल बनाते हैं वो।